Easy PSM, upbeat modern pop. Easy PSM, snaps are easy. Positive, academic, trustworthy. हेलो दोस्तों, वेलकम वंस अगेन। आज का हमारा टॉपिक है वैक्सीन एंड लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट एट आयुष्मान आरोग्य मंदिर पीएचसी एंड सीएचसी। आयुष्मान आरोग्य मंदिर इज सब सेंटर्स, जिनको पहले सब सेंटर्स बोलते थे या सब सेंटर्स एंड हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बोलते थे। वहाँ पे वैक्सीन और उससे रिलेटेड लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट कैसे कैलकुलेट करती है वो हम निकालेंगे। तो ये सबसे पहले हमारे पास एज कंपोजिशन है इंडिया में, क्योंकि अभी सेंसस नए सेंसस के डेटा आए नहीं है, तो ये 2011 के सेंसस पे अभी हमें रिलाई करना पड़ता है। उसके अकॉर्डिंग इन्फेंट जो है वो 2% है। और अगर हमें अभी लेटेस्ट इन्फेंट के नंबर्स चाहिए तो वो हमें आएंगे क्रूड बर्थ रेट से, जो कि एसआरएस के अकॉर्डिंग 18.4 चल रही है, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से, जो कि एसआरएस के अकॉर्डिंग 25 पर 1000 लाइव बर्थ चल रही है। ओके। स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन 20%, अंडर 5 चिल्ड्रेन 7.7%, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप फीमेल 48% नियरली, मिडिल एज ग्रुप both male and female 12.3%, geriatric population about 8%, और एडोलेसेंट दैट इज 10 to 19 इज ऑलमोस्ट 20%। ये अपने को याद रखना है, क्योंकि कभी कभी अपने को पॉपुलेशन दी नहीं होती और अपने को पूछ लिया जाता है कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप फीमेल में कॉन्ट्रासेप्शंस की रिक्वायरमेंट कितनी है। तो पहले रिक्वायरमेंट के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि कितने लोग हैं, बेनिफिशियरी कितने हैं, तो उसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे। 48% पॉपुलेशन जो है उसकी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप फीमेल होगी। सपोज किसी एरिया में 5000 फीमेल है, तो उसकी 48% रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप हो जाएंगी। ओके। सो कभी कभी हमें पॉपुलेशन भी नहीं दी हुई होती कि 1000 है या 2000 है, सिर्फ एरिया दिया होता है कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर का एरिया है या सीएचसी का कैचमेंट एरिया है या सब सेंटर का कैचमेंट एरिया है। तो हम इनकी पॉपुलेशन जानते ही हैं कि विलेज अगर मेंशन किया हो तो विलेज की पॉपुलेशन हम 1000 लेते हैं। सब सेंटर अगर मेंशन किया हो तो उसकी पॉपुलेशन हम 5000 लेते हैं। सब सेंटर को आजकल आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी बोलते हैं। अगर पीएचसी मेंशन किया हुआ तो उसकी पॉपुलेशन हम 30,000 लेते हैं। अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ तो 30,000 लेते हैं। और अगर मेंशन किया हुआ हो प्लेन एंड हिली एरियाज, तो हिली एरियाज में 20,000 एंड प्लेन एरियाज में 30,000 लेते हैं। वैसे सीएचसी 80,000 to 1.2 लाख, डिस्ट्रिक्ट लेवल पॉपुलेशन 10 to 20 लाख, स्टेट लेवल पे मेडिकल कॉलेजेस होती हैं, और नेशनल लेवल पे टर्सरी हॉस्पिटल्स लाइक एम्स, पीजी चंडीगढ़ ये होते हैं। तो ये हमारा हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम होता है और किस पॉपुलेशन पे कितना होता है। यूजुअली अपने को वैक्सीन के लिए सिर्फ इतना याद रखना है, सीएचसी पे 1.2 लाख तक होता है, और अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ तो हम यूजुअली 1 लाख लेते हैं। अब वैक्सीन रिक्वायरमेंट आज का हमारा टॉपिक है, और वैक्सीन रिक्वायरमेंट के लिए हमें दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। पहले कि कितने लोगों को वैक्सीन लगेगी, टारगेट बेनिफिशियरी क्या होंगे, और दूसरा एक बेनिफिशियरी को कितनी वैक्सीन लगेंगी। ठीक है। तो टारगेट क्या होगा, वैक्सीन अकॉर्डिंग टू नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल किस किस को लगती है, प्रेग्नेंट वुमेन, इन्फेंट्स 1 to 5 ईयर और 6 to 16 ईयर्स एडोलेसेंट। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग इनको वैक्सीन लगती हैं। तो इनके नंबर हमारे पास आ जाएं तो हमारे पास टोटल बेनिफिशरीज आएंगे। अब इनके नंबर आएंगे कहाँ से, इनके नंबर या तो हेड काउंट सर्वे से आते हैं। हेड काउंट सर्वे एएनएम करती है, हेल्थ केयर वर्कर फीमेल, वो हेड काउंट सर्वे करती है, उससे आ जाएंगे। उसके पास अपने
एक्चुअल नंबर आएंगे कि प्रेग्नेंट वुमेन उस एरिया में कितनी है, इन्फेंट्स उस एरिया में कितने हैं, या फिर हम एज कंपोजिशन जो अभी पढ़ा था उससे कैलकुलेट कर लेंगे। ये अपन एकेडमिक पर्पज से करते हैं, क्योंकि इन फील्ड रियल प्रैक्टिस में तो हेड काउंट सर्वे होता है, तो हमारे पास एक्चुअल नंबर्स होते हैं। एकेडमिक पर्पज से एज कंपोजिशन से हम निकाल लेते हैं। सपोज एक पीएचसी पर पूछा हो, पीएचसी की पॉपुलेशन 30,000 है, तो इन्फेंट के नंबर कितने होंगे, 2%। ओके, तो यहाँ से नंबर ऑफ टारगेट बेनिफिशरीज आ जाएंगे। जब हम वैक्सीन रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं तो वैक्सीन कैलकुलेट करने के लिए यूजली हम प्रेग्नेंट वुमेन एंड 5 साल अंडर 5 चिल्ड्रन को लेते हैं। उससे ऊपर के चिल्ड्रन को हम नहीं लेते, उसके ऊपर के चिल्ड्रन और एडल्सेंट को हम नहीं लेते, चाहे वो हेड काउंट सर्वे में हो या फिर एज कंपोजिशन में हो। तो ये तो हो गया नंबर ऑफ टारगेट बेनिफिशरीज। फिर आता है नंबर ऑफ डोजेज पर बेनिफिशरी। इसके लिए हमारे को नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग कितनी डोज लगती है। सपोज बीसीजी की 1 डोज लगती है, पेंटा की 3 डोज लगती हैं, तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ बेनिफिशरीज कैसे होंगे, एज कंपोजिशन के बेसिस पे सब सेंटर की पॉपुलेशन होती है 5,000, और नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज कितनी होंगी, नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज निकालेंगे अपन सीबीआर से, और सीबीआर कितनी है अभी 18.4, तो 5,000 का 18.4 तो ये आ जाएगी 92। 92 प्लस ये तो 92 तो लाइव बर्थ्स हुए, 92 इज लाइव बर्थ्स। प्रेगनेंसी में हम मान के चलते हैं कि 10% प्रेगनेंसी लॉस या अबॉर्शन अभी भी होता है, तो 92 में 92 का 10% जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 101.2। तो उस एरिया में नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज होंगी, नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन होंगी 101, नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स होंगी 92। अब इन्फेंट्स एट द एज ऑफ 1 ईयर कितने होंगे, इसके लिए हमें 92 में से कुछ घटाना पड़ेगा। वो क्या घटाना पड़ेगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दैट इज 25 पर 1000 लाइव बर्थ 92 का, तो यह आ जाएगा 2.3। 92 में से 2.3 घटा देंगे तो इट विल कम आउट 89.7। सो 89.7 जो है वो इन्फेंट रहेंगे। वी 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज, प्रेग्नेंट वुमेन कितनी होंगी, नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स और नंबर ऑफ इन्फेंट्स एट 1 ईयर। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, प्रेग्नेंट वुमेन से हमें टीडी निकालना पड़ेगा कि टीडी की कितनी रिक्वायरमेंट है। लाइव बर्थ से हमें बीसीजी और हेप बी निकालना होता है, और इन बाकी सारी वैक्सीन जो भी बच गई, पेंटा, पीसीवी, रोटा, ओपीवी, एमआर, जितनी भी बच गई उसके लिए हम ये वाला नंबर लेते हैं। इसमें हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को डिस्काउंट करते हैं। ओके, ये क्यों लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इन्फेंट मोर्टेलिटी जो है वो अर्ली न्यूनेटल या लेट न्यूनेटल पीरियड में ही हो जाती है, और सारी वैक्सीन लगभग उसी एज में लगती हैं, तो हम इसको डिस्काउंट करते हैं जब भी हम वैक्सीन कैलकुलेट करते हैं। गॉट इट। तो ये तो हो गया सब सेंटर का। SCPHC का 30,000 पॉपुलेशन मानकर निकालेंगे तो नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज आ जाएंगे 607, लाइव बर्थ आ जाएंगे 552, और इन्फेंट्स एट 1 ईयर आ जाएंगे 538। SCCHC पॉपुलेशन अगर हम उसको 1 लाख मानेंगे और 18.4 CBR मानते हुए 10% प्रेगनेंसी लॉस मानते हुए प्रेग्नेंट वुमेन के नंबर्स आ जाएंगे 2024, 1840 आ जाएगा लाइव बर्थ, और 1794 आ जाएगा इन्फेंट एट 1 ईयर ऑफ एज ग्रुप। सो इतना आ गया। सब सेंटर पे 92 लाइव बर्थ्स, PHC पर 552 लाइव बर्थ्स, CHC पे 1840 लाइव बर्थ्स। ओके, तो मैंने बताया 2 तरीके हैं टारगेट बेनिफिशरीज देखने के। 2 तरीके हैं, एक
आप एज कंपोजिशन से निकाल सकते हो, जो हमने निकाल लिया है। दूसरा हेड काउंट सर्वे, जो कि एएनएम करती है, उससे कर सकते हो। ठीक है, उसके पास एक्चुअल नंबर्स होते हैं। हेड काउंट सर्वे के लिए अलग अलग फॉर्म्स होते हैं एएनएम के पास। इसमें से फॉर्म नंबर 6 जो है वो डू लिस्ट ऑफ बेनिफिशरीज होती है। फॉर्म नंबर 6 याद रखना, कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। फॉर्म नंबर 6 बाय द एएनएम। एएनएम को हेल्थ वर्कर फीमेल भी बोलते हैं। उसमें से कितने लोगों को वैक्सीन लगेगी वो होती है, और उसके बेसिस पे हम वैक्सीन कैलकुलेट कर लेते हैं। अब वैक्सीन कैलकुलेट करने से पहले एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और होता है वैक्सीन वेस्टेज, कि कितनी वैक्सीन वेस्ट होगी वो भी हमें पता रहना चाहिए। तो वेस्टेज रेट होती है डोज इश्यूड माइनस डोज एडमिनिस्टर्ड डिवाइडेड बाई डोज इश्यूड इंटू 100%। सपोज किसी वैक्सीन की आपको 50 डोज इश्यू की और आपने 40 लगाई, तो इसकी वेस्टेज रेट आ जाएगी 50 इश्यूड हुई, 40 लगाई, डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100, तो यह आ जाएगा 20%। तो 20% जो है वेस्टेज रेट होगी। और हम इंटरेस्टेड हैं वेस्टेज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में, जो होता है 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस वेस्टेज रेट। तो इस एग्जांपल में आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 20, 100 डिवाइडेड बाई 80, तो यह आ जाएगा 1.25। ठीक है, तो वेस्टेज रेट ये होगा, और इस वेस्टेज रेट से हम वेस्टेज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकाल लेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं कि सपोज बीसीजी की 10 डोज इश्यू हुई और उसमें से 5 लगा दी, तो वेस्टेज रेट क्या हो जाएगी? 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, तो यह आ जाएगी 50%। और वेस्टेज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या आ जाएगा? 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 50, तो यह आ जाएगा 2। ओके, सो इसी तरीके से हम सब वैक्सीन्स का लगा लेंगे वेस्टेज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना आता है और वेस्टेज रेट कितना आता है। तो उसके बाद में इम्पोर्टेंट होता है तो कितनी वैक्सीन लगती हैं, तो उसके लिए हमें नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आना चाहिए। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आपने थ्योरी में पढ़ा होगा कि एट बर्थ पे हम देते हैं बीसीजी, ओपीवी 0 एंड हेप बी। फिर 6 वीक्स पे हम देते हैं पेंटावेलेंट 1, रोटा 1, पीसीवी 1, ओपीवी 1 एंड एफआईपीवी 1। 10 वीक्स पे देते हैं पेंटा 2, रोटा 2, ओपीवी 2। फिर 14 वीक्स पे देते हैं पेंटा 3, रोटा वायरस वैक्सीन 3, पीसीवी 2, ओपीवी 3, एफआईपीवी 2। फिर 9 मंथ्स पे हम देते हैं MR1, विटामिन ए, FIPV 3, PCV 3। फिर हम 16 to 24 मंथ्स पे देते हैं MR2, विटामिन A2, DPT बूस्टर 1 एंड OPV बूस्टर। फिर 5 ईयर्स पे हम देते हैं DPT बूस्टर 2 और विटामिन ए। विटामिन ए बीच में हर 6 महीने में और देते हैं।
तो ये तो होगी चिल्ड्रेन को। प्रेग्नेंट वुमेन को देते हैं हम टीडी वैक्सीन। टीडी कितना देते हैं? अगर 2 प्रेगनेंसी के बीच में गैप लेस देन 36 मंथ्स है तो हम 1 देते हैं। फर्स्ट टाइम है या गैप मोर देन 36 मंथ्स है तो हम 2 देते हैं। तो हम कह सकते हैं ऑन एवरेज 1.5 देते हैं। ओके, सो प्रेग्नेंट वुमेन में टीडी ऑन एवरेज 1.5 देते हैं, प्लस 2 टीडी की डोज बच्चों को भी देते हैं, एडोलेसेंट को देते हैं, एक एट 10 ईयर्स, एक एट 16 ईयर्स, तो 2 वो होगी। तो हम 3.5 मानकर चलते हैं टीडी 3.5। लेकिन मैंने बताया था कि ये हम प्लानिंग में इंक्लूड नहीं करते, तो 1.5 मानकर ही कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आपको मेंशन किया हुआ हो कि एडोलेसेंट को भी इंक्लूड करना है तो 3.5 मानेंगे, नहीं तो हम 1.5 मान लेंगे। तो ये तो हो गया टीडी का। अब बीसीजी की कितनी डोज होगी? 1। ओपीवी की कितनी होगी? 5। हेपेटाइटिस बी की कितनी होगी? 1 पूरे शेड्यूल में। पेंटा की 3, रोटा की 3, पीसीवी की 3, ओपीवी हमने देख ली 5, आईपीवी की 3, एमआर की 2, विटामिन ए की 1 + 8, 1 लेस देन 1 ईयर, 8 मोर देन 1 ईयर, डीपीटी की 2। ओके, तो अब हम इनका वेस्टेज रेट एंड वेस्टेज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर देखते हैं। तो आप देखोगे कि बीसीजी की वेस्टेज रेट जो 50 है और वेस्टेज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 2 का है। इसके अलावा मीजल्स एंड जेई इनका रेट 25% है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1.33 का है दोनों का। ध्यान देने की बात यह कि जेई राजस्थान में नहीं लगता, सिर्फ कुछ स्टेट्स में लगता है। तो यूपी, बिहार या जिन स्टेट में जेई लगता है उनका अगर मेंशन नहीं किया हो तो हम जेई को कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। बीसीजी के लिए 2, मीजल्स के लिए 1.33 वेस्टेज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। बाकी सब वैक्सीन्स के लिए इंक्लूडिंग सिरिंजेज वेस्टेज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज 1.1 एंड वेस्टेज रेट इज 10%। These rates are permissible according to नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। इससे ज़्यादा आप वेस्टेज नहीं कर सकते और ये टाइम टू टाइम चेंज भी होती रहती हैं। सो अब हमें निकालनी है डोज कितनी रिक्वायर्ड होंगी। तो उसके लिए सबसे पहले हमें नंबर ऑफ एलिजिबल पर्सन्स चाहिए, जो हमने देखा था कि हम एज कंपोजिशन से या हेड काउंट सर्वे से निकाल लेंगे। फिर नंबर ऑफ डोजेज किस एंटीजन की या किस वैक्सीन की कितनी रिक्वायर्ड होती हैं, जो हमने देखा ही था कि ओपीवी के लिए 5 होती हैं, पेंटा के लिए 3 होती हैं। वेस्टेज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर भी हमने पढ़ लिया है, बीसीजी के लिए 2 होता है, मीजल्स के लिए 1.33 होता है, बाकी सारी वैक्सीन के लिए 1.11 होता है। तो अगर जब हमने ये तीनों चीज़ पढ़ ली हैं तो अब हम नंबर ऑफ डोजेज रिक्वायर्ड पर ईयर निकाल लेंगे, और अब पर ईयर आ जाएगा तो उसको डिवाइड बाई 12 करके पर मंथ निकाल लेंगे। गॉट इट? तो बीसीजी के लिए कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ बेनिफिशरीज इंटू 1 डोज, क्योंकि एक ही चाहिए, इंटू 2 वेस्टेज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर डिवाइडेड बाई 12। ओके, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टारगेट इंटू नंबर ऑफ डोजेज इंटू वेस्टेज फैक्टर डिवाइडेड बाई 12। पेंटा के लिए टारगेट, पेंटा की डोज चाहिए 3, वेस्टेज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1.11 डिवाइडेड बाई 12। इसी तरीके से ओपीवी की वेस्टेज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज 1.11, नंबर ऑफ डोजेज इज 5, आईपीवी नंबर ऑफ डोजेज इज 3, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज 1.11, मीजल्स रूबेला 2, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज 1.33, डीपीटी के लिए नंबर ऑफ डोजेज रिक्वायर्ड इज 2, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज 1.11। टीडी के लिए मैंने कहा था ट्रिकी होता है, अगर आपको कुछ नहीं मेंशन किया हुआ तो सिर्फ प्रेग्नेंट फीमेल के लिए निकालना होता है, उसके लिए 1.5 होता है। अगर मेंशन किया हुआ हो तो आपको प्रेग्नेंट वुमेन प्लस एडोलेसेंट दोनों के लिए निकालना है,
उसके लिए 3.5 होगा। हेपेटाइटिस बी नंबर ऑफ डोजेज 1 एंड वेस्टेज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज 1.11। 0.1 ml सिरिंज। अब 0.1 ml सिरिंज किस किस के लिए चाहिए? BCG के लिए चाहिए और IPV के लिए चाहिए। IPV की 3 डोज लगती हैं, BCG की 1 लगती है, तो ये 4 होगी। तो टारगेट इंटू नंबर ऑफ डोजेज 4, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज 1.11। इसी तरीके से हम 0.5 ml एंड 5 ml की भी निकाल लेंगे। 5 ml हमें रिकॉन्स्टिट्यूशन के लिए चाहिए, कभी कभी 2.5 ml से भी कर लेते हैं। 0.5 ml हमें जितनी भी वैक्सीन्स हैं जो इंजेक्टेबल होती हैं उनको देने के लिए चाहिए। सो ये हमने देख लिया अभी तक, हमारे पास ये समरी, ये हमें पता होना चाहिए तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि टारगेट बेनिफिशियरीज हम निकाल ही लेंगे। नंबर ऑफ रिक्वायर्ड डोजेज एंड मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हमें पता होना चाहिए। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स में याद रखना है, BCG के लिए 2 होता है, मीजल्स के लिए, मीजल्स रूबेला के लिए 1.33 होता है, बाकी सब के लिए 1.11 होता है। और नंबर ऑफ डोजेज में OPV के लिए 5 होता है, पेंटा के लिए 3 होता है, रोटा, IPV, PCV इन सब के लिए 3 होता है, DPT और MR के लिए 2 होता है, हेपेटाइटिस एंड BCG के लिए 1 होता है, और TD का तो आपको याद रह ही जाएगा। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए 1.5, एडोलेसेंट को इंक्लूड कर देंगे तो 3.5। सो हम एक एक्सरसाइज करते हैं। यू आर मेडिकल ऑफिसर इन चार्ज ऑफ एन एरिया, पॉपुलेशन 6400 दी गई है। Calculate the number of vials of TD and OPV required for monthly immunization session. The birth rate is 25 per 1000 population and infant mortality rate is 60 per 1000 live birth. अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि हमें जब पॉपुलेशन रेट दी हुई हो तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही कंसिडर करना है। यहाँ पे पॉपुलेशन भी दी हुई है, IMR भी दी हुई है, क्रूड बर्थ रेट भी दी हुई है, तो इसी के बेसिस पे हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में पूछा है हमें मंथली, तो हमें मंथली निकालना है। तीसरा हमें TD पूछा है और TD के लिए हमें दिया हुआ नहीं है कि एडोलेसेंट को इंक्लूड करना है या नहीं करना, तो हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है। तो अब इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले हम एलिजिबल या टारगेट बेनिफिशरीज निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लाइव बर्थ निकालेंगे क्रूड बर्थ रेट से, उसके बाद प्रेग्नेंट वुमेन निकालेंगे, उसके बाद में 1 ईयर पे इन्फेंट्स कितने होंगे वो निकालेंगे। ये निकालने के बाद में हमारे पास वेस्टेज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर एंड नंबर ऑफ डोजेज हमें पता होगी, उसके बेसिस पे हमें वैक्सीन कैलकुलेट कर लेंगे। और जो वैक्सीन आएंगी ये ईयरली आएंगी, इनको हम 12 से डिवाइड करके मंथली में कन्वर्ट कर देंगे। और जो ये मंथली आएंगी ये डोज आएंगी, अब इनको हम वायल्स में कन्वर्ट कर देंगे। गॉट इट। तो सबसे पहले हम बेनिफिशरीज के नंबर्स कितने होंगे वो निकालेंगे, लाइव बर्थ निकालेंगे, प्रेग्नेंट वुमेन निकालेंगे, इन्फेंट्स निकालेंगे। उसके बाद में हम नंबर ऑफ डोजेज निकाल लेंगे, जो आएंगी वो ईयर्स में आएंगी, 1 ईयर में आएंगी, उसको हम मंथली कर लेंगे और उसके बाद में उसको वायल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। गॉट इट। सो नंबर ऑफ लाइव बर्थ कितनी हो जाएंगी, पॉपुलेशन आपके पास 6400 है, CBR आपको दिया हुआ है 25, तो लाइव बर्थ आ जाएगी 25 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 6400, तो ये आ जाएगी 160। नंबर ऑफ इन्फेंट्स अलाइव एट 1 ईयर ऑफ एज क्या हो जाएगा, 160 माइनस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अपने को दी हुई है 60 पर 1000 लाइव बर्थ, तो 160 के लिए आ जाएगी इतनी 9.6, तो ये इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 151। ओके। नाउ नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज, नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज कितनी होती हैं, लाइव बर्थ प्लस 10%
ऑफ लाइव बर्थ, क्योंकि ये अबॉर्शन हो जाता है। तो लाइव बर्थ हमारे पास है 160 प्लस 160 का 10% 16, तो ये आ जाएगा 176। ओके, सो हमारे पास 160 लाइव बर्थ, 176 प्रेग्नेंट वुमेन और 151 इन्फेंट्स एट 1 ईयर ऑफ एज। अब हम निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा टीडी हम प्रेग्नेंट वुमेन के लिए निकालेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में एडोलसेंट का मेंशन नहीं किया हुआ। तो प्रेग्नेंट वुमेन के नंबर्स 176, डोज 1.5, टीडी के लिए 1.5, वेस्टेज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर टीडी के लिए 1.11, तो आ जाएगा 177 पर ईयर। इस 177 पर ईयर को 12 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 14.80 डोज पर मंथ। टीडी के एक वायल में 10 डोज होती हैं, एक वायल में 10 डोज होती हैं, तो इसके लिए हमें 2 वायल चाहिए। कितने? 2 वायल पर मंथ चाहिए। इसे हम ओपीवी का निकाल लेंगे। तो ओपीवी के लिए टारगेट पॉपुलेशन क्या आ जाएगी? इन्फेंट्स एट 1 ईयर। ओके, तो वो है 151 नंबर ऑफ डोजेज हमने ओपीवी के लिए देखा था 5। वेस्टेज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है 1.11, तो ये आ जाएगा 833 डोज पर ईयर। उसको 12 से डिवाइड करेंगे तो 69.83 पर मंथ आ जाएगा। ओपीवी के लिए आपको ध्यान रखना है कि ओपीवी के एक वायल में 20 डोज होती हैं, तो इसके लिए हमें चाहिए 4 वायल। गॉट इट? क्या आप पीएसएम एग्जाम्स को लेकर स्ट्रेस्ड हैं? डोंट वरी, कॉम्पास है ना आपके साथ। क्रिस्प, इजी लैंग्वेज, अपडेटेड फैक्ट्स और रियल ओएससीई केसेस के साथ कॉम्पास है आपके एग्जाम सक्सेस का शॉर्टकट। अपनी कॉपी अभी लें। नाउ कमिंग टू द सेकंड एक्सरसाइज, यू आर पोस्टेड एज MOIC ऑफ ए PHC इन डिस्ट्रिक्ट ए। वहाँ की CBR प्रूव्ड बर्थ रेट 21 है, IMR 39 है। आपको कैलकुलेट करना है रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल वैक्सीन्स एंड अदर लॉजिस्टिक फॉर इम्यूनाइजेशन सेशन फॉर द मंथ ऑफ जून, रिक्वायरमेंट ऑफ ORS फॉर अंडर 5 पॉपुलेशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ IFA फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। सो यहाँ पे सभी वैक्सीन पूछी हैं, पॉपुलेशन दी हुई नहीं है, तो हम वो PHC की स्टैंडर्ड पॉपुलेशन लेंगे, दैट इज 30,000। CBR और IMR हमें दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है वो यूज करेंगे। एडोलेसेंट का मेंशन नहीं है, तो टीडी के लिए हम सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन को लेंगे। वैक्सीन के साथ साथ हमें अंडर 5 में ORS और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए IFA भी पूछा है। ओके, सो 1 बाय 1 करेंगे। सो सबसे पहले हम टारगेट पॉपुलेशन कितनी है वो निकाल लेते हैं। इन्फेंट आ जाएंगे 21 दिया हुआ है, 21 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 30,000, तो आ जाएगा 630। अब 1 ईयर पर कितने बचेंगे? 630 में से IMR घटा देंगे, तो IMR है 39 पर 1000, तो वो आ जाएगा 605। और प्रेग्नेंट वुमेन में 630 प्लस 10% ऑफ 630, तो ये आ जाएगा 693। तो 3 टाइप की टारगेट पॉपुलेशन हमारे पास आ गई। इन्फेंट 630, इन्फेंट एट 1 ईयर 605, प्रेग्नेंट वुमेन 693। BCG के लिए और HEPB के लिए हमें लेना है लाइव बर्थ, दैट इज 630। TD के लिए हमें लेना है प्रेग्नेंट वुमेन, दैट इज 693। बाकी सभी वैक्सीन के लिए हमें लेना है इन्फेंट्स एट 1 ईयर, दैट इज 605। ये आ गया हमारी टारगेट। फॉर्मूला होता है हमारा टारगेट पॉपुलेशन इंटू नंबर ऑफ डोजेज इंटू वेस्टेज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर डिवाइडेड बाई 12। टारगेट हमें पता कर लिया, नंबर ऑफ डोजेज हमें ईच वैक्सीन पता होती है, वेस्टेज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर भी हमें पता होता है, तो हम सबका 1 बाय 1 कर लेंगे। BCG का 630 इंटू 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12, तो आ जाएगा 105 डोजेज पर मंथ, क्योंकि हमने 12 को ऑलरेडी डिवाइड कर दिया 12 से, पर मंथ।
अब BCG के एक वायल में 10 डोज होती हैं, तो वायल निकालने के लिए हमारे पास आएंगे 10.5 वायल। अब आधा तो वायल होगा नहीं, तो ये आ जाएगा 11 वायल। ऐसे हेप बी के लिए कर लेंगे हम, उसमें हम 630 लेंगे टारगेट पॉपुलेशन, तो आ जाएगा 6 वायल। ऐसे हम OPV के लिए कर लेंगे, उसमें टारगेट पॉपुलेशन हम 605 लेंगे, उसका आ जाएगा 14 वायल्स। FIPV का कर लेंगे 605 टारगेट पॉपुलेशन लेके, तो उसकी नंबर ऑफ डोजेज आ जाएंगी 167 पर मंथ। FIPV के एक वायल में 25 डोज होती हैं, तो ये वायल आ जाएंगे 7 वायल। जो है वो आपको कंप्लीट नंबर्स में रखना, पॉइंट्स में नहीं आएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये नंबर ऑफ डोजेज पर वायल चेंज होती रहती है, लेकिन हमें अगर नहीं दिया हुआ तो जो ट्रेडिशनली होता है वही लेना है। जो ट्रेडिशनली होता है OPV के लिए 20 का होता है, IPV के लिए 25 का होता है, बाकी के लिए सब 10 का होता है। कभी कभी MR के लिए 5 का आ जाता है, लेकिन नहीं दिया हो तो हम उसको 10 का मानकर चल सकते हैं। ऐसे MR की 14 वायल्स आ जाएंगी, TD की 10 वायल्स आ जाएंगी। TD की हमने प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ही निकाली है 1.5, और नंबर ऑफ बेनिफिशरीज भी प्रेग्नेंट वुमेन को लिया है। पेंटा के लिए 17 वायल्स आ जाएंगे और DPT के लिए 12 वायल्स आ जाएंगी। ऐसे ही हमें सारी वैक्सीन के लिए निकाल लेना है, बस सिंपल फॉर्मूला, नंबर ऑफ टारगेट बेनिफिशरीज नंबर ऑफ डोजेज इनटू वेस्टेज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर डिवाइडेड बाई 12। अब हमें 0.1 ml AD सिरिंज का निकालना है, तो 0.1 ml हमें 4 सिरिंज चाहिए। इसके लिए इन्फेंट एट 1 ईयर को बेनिफिशरी मानेंगे, क्योंकि इसमें BCG के साथ साथ IPV भी आ रहा है। वेस्टेज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1.11 होगा, तो 2 to 4 सिरिंजेज आ जाएंगी। ऐसे हम 0.5 ml के लिए निकाल लेंगे, उसकी 712 सिरिंजेज आ जाएंगी। आप पॉज करके इसको देख सकते हो कैलकुलेशन को कितना लिया हुआ है। अब विटामिन ए, तो विटामिन ए की सेम फॉर्मूला होगा, टारगेट बेनिफिशरीज नंबर ऑफ डोजेज वेस्टेज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर डिवाइडेड बाई 12। वेस्टेज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर तो 1.11 होता है। डोजेज कितनी होंगी उसके लिए हमें शेड्यूल पता होना चाहिए। तो विटामिन ए का शेड्यूल क्या होता है, 9 मंथ पे देते हैं, 16 मंथ पे देते हैं, 24 मंथ पे देते हैं, 30 पे देते हैं, 36, 42, 48, 54, 60। तो ये हो गया 1 साल से नीचे 1 डोज देते हैं, 1 साल के बाद में 8 डोज देते हैं, तो टोटल 1 + 8 हो गया, ठीक है। अब मैंने दोनों अलग अलग क्यों लिया है कि 1 साल से नीचे हम 1 ml देते हैं और 1 साल के बाद में हम 2 ml देते हैं, ओके। और ये नंबर ऑफ डोजेज होगी। नंबर ऑफ टारगेट पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, 605 इन्फेंट्स एट 1 ईयर, तो 605 × 1 ml प्लस 605 × 2 ml × 8। 2 ml की 8 डोज देते हैं, 1 ml की 1 डोज देते हैं, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर उनको वेस्टेज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाई 12, तो ये आ जाएंगे 951 ml। 951 ml, और एक बोतल में 100 ml होता है, तो हमें रिक्वायरमेंट होगी 10 बोतल्स की, 10 बोतल्स पर मंथ, ओके। अभी हमें पूछा है ORS, और वो भी अंडर 5 के लिए। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला वही होगा, टारगेट पॉपुलेशन डोज वेस्टेज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। अब ORS का वेस्टेज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 0, इसका 0 होना चाहिए, इसका वेस्टेज हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। टारगेट पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, अंडर 5 के लिए पूछा है, तो अंडर 5 कितने होते हैं पॉपुलेशन का 10%, तो यह आ जाएगा 3000। अब 3000 नंबर ऑफ पर्सन्स हुए, हम ORS देते हैं एक एपिसोड के लिए एक एपिसोड के लिए एक, तो हमें नंबर ऑफ एपिसोड्स चाहिए, ये नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हुए, तो 1 साल में एवरेज एक चाइल्ड को 3 बार डायरिया होता है, 3 एपिसोड्स होते हैं।
3 एपिसोड होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एपिसोड पर ईयर हो गए 9000। कितने हो गए? 9000। तो 9000 ORS तो एक आ गए। दूसरा, हम मान के चलते हैं कि 10% में जो है वो सीवियर डायरिया हो जाता है, उसमें एडिशनल 1 ORS पैकेट चाहिए पर एपिसोड। तो 9000 का 10% आ गया 900। तो टोटल हमारे पास आ गए 9900 ORS। ये हमें एक साल में चाहिए, और मंथली के लिए हम इसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 825 पैकेट्स ORS पर मंथ। गॉट इट? तो यहाँ पे वेस्टेज फैक्टर 0 होगा, एक एपिसोड के लिए 1 ORS चाहिए, और 10% एपिसोड जो है उनमें एक्स्ट्रा 1 ORS और चाहिए होता है। अगला क्वेश्चन हमें पूछा कि प्रेग्नेंट वुमेन के लिए IFA कितने होगा। यहाँ ध्यान देने की बात है, सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन के लिए पूछा है। तो प्रेग्नेंट वुमेन का फॉर्मूला सेम होगा, टारगेट पॉपुलेशन, डोज कितनी चाहिए, वेस्टेज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। यहाँ पे वेस्टेज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 0 होगा। डोज कितनी चाहिए होती है? डोज हमें चाहिए होती है, थेरेपेटिक चाहिए होती है और प्रोफाइलेक्टिक चाहिए होती है। प्रोफाइलेक्टिक हमें चाहिए होती है 180 बिफोर डिलीवरी एंड 180 आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, सो हम यहाँ 180 बिफोर डिलीवरी का निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें प्रेग्नेंट वुमेन के लिए पूछा है। तो पर प्रेग्नेंट वुमेन 180 चाहिए। कितनी प्रेग्नेंट वुमेन होंगी वो हमें पता चलेगा क्रूड बर्थ रेट से, और वो हमने निकाली थी 693। तो 693 इंटू 180, इतनी तो हमें प्रोफाइलेक्टिक टेबलेट्स चाहिए, जो ये आ गई 1,24,740। अब इंडिया में प्रेग्नेंट वुमेन में एनीमिया की प्रिवेलेंस है 50%। तो 50% को एनीमिया हो सकता है, उनको थेरेप्यूटिक डोज चाहिए होगी। तो 50% को एक टेबलेट और चाहिए। थेरेप्यूटिक डोज में अपन क्या करते हैं, सुबह शाम देते हैं। प्रोफाइलेक्टिक में डेली 1 देते हैं, और थेरेप्यूटिक में अगर एनीमिया हो जाए तो BD देते हैं, एक दिन में 2 देते हैं, सुबह और शाम को। तो 50% केसेस में एक डोज और चाहिए। तो ये आ गई 1,24,740 डिवाइडेड बाई 2, 62,370। तो अब प्रोफाइलेक्टिक कितनी आई थी, थेरेप्यूटिक कितनी आई, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगी 1,87,110 टेबलेट्स पर ईयर। पर मंथ के लिए इसको डिवाइड कर देंगे 12 से, तो ये आ जाएंगी लगभग 16,000 टेबलेट्स। ओके, इतनी टेबलेट आपको पर मंथ एक PHC पर मंगानी है। गॉट इट? कंपास के बारे में ज्यादा लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं? ये एक गेम चेंजर है। मुश्किल टॉपिक्स को आसान और क्रिस्प भाषा में स्टूडेंट्स के रियल पर्सपेक्टिव्स के साथ समझाता है। प्रिवेंटिव और सोशल मेडिसिन में टॉप करने के लिए आपकी एसेंशियल गाइड। अपनी कॉपी आज ही लें। सो नेक्स्ट एग्जांपल है कि 2 PHC आपके पास दी हुई है, 30,000 पॉपुलेशन है, A की, B की 20,000 है। नंबर ऑफ इम्यूनाइज्ड विद पेंटावेलेंट ऑन A इज 650, पेंटावेलेंट 3 के साथ 550। फॉर ब्लॉक B पेंटावेलेंट 1 इज 360 एंड पेंटावेलेंट 3 इज 330। और हमें पूछा है कवरेज रेट ऑफ पेंटावेलेंट ऑफ बोथ ब्लॉक्स, ड्रॉप आउट रेट एंड इन्फ्रेंस फ्रॉम द डेटा। ठीक है, अब कवरेज कितने लोगों को लगानी चाहिए थी और कितने लोगों को लग गई। ओके, तो ये हमारे पास दिया हुआ है पॉपुलेशन 30,000, 20,000, 650, 360, 520, 330। अब ब्लॉक A के लिए नंबर ऑफ लाइवर्स कितनी होंगी, चूंकि हमें CBR दिया हुआ नहीं है, IMR भी दिया हुआ नहीं है, तो हमारा जो अभी स्टैंडर्ड नेशनल लेवल का चल रहा है वो लेंगे। CBR 18.4 पर 1000, पॉपुलेशन है 30,000, तो यह आ जाएगा 552।
लाइव बर्थ्स आएंगी। अब 1 ईयर पे, क्योंकि पेंटा पे हम बेनिफिशियरी लेते हैं एट 1 ईयर, इन्फेंट्स एट 1 ईयर, तो उसके लिए हमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से माइनस करना पड़ेगा। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज 25 पर 1000 लाइव बर्थ्स, तो ये आ जाएगा 25,000 पर 1000 लाइव बर्थ्स, और टोटल लाइव बर्थ्स है 552, तो ये इस फॉर्मूला से आ जाएगा। तो टोटल इन्फेंट्स हमारे पास आ जाएंगे 538.2। इसी ब्लॉक बी में नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स आ जाएंगे 368, और नंबर ऑफ इन्फेंट्स लाइव एट 1 ईयर आ जाएगा 358.8। तो हमारे लिए काम का पेंटा में ये वाला है, इन्फेंट्स एट 1 ईयर ऑफ एज 538 को लगनी चाहिए इन ब्लॉक ए, 538 को लगनी चाहिए थी। इन ब्लॉक बी 358 को लगनी चाहिए। ओके, और लगी इतने लोगों को है, तो इससे हम कवरेज रेट निकाल लेंगे। सो 538 को लगनी चाहिए थी, 650 को लगी है पेंटा 1 इन ब्लॉक 1, तो यह आ गया 121% कवरेज आ गया। जितनों को लगनी चाहिए थी उतने से ज़्यादा को लगी है, तो कवरेज रेट 100% से ज़्यादा आ गया। ऐसे ही ब्लॉक बी में पेंटा 1 359 को लगनी चाहिए थी, लगी 360 को है, तो कवरेज रेट आ गया 100%। ऐसे पेंटा 3 के लिए लगनी तो उतनों को ही चाहिए थी 539 को, और लगी 520 को है, तो कवरेज रेट आ गई 96.47 फॉर पेंटा 3 इन ब्लॉक ए। फॉर पेंटा 3 इन ब्लॉक बी यह आ जाएगी 91.92%। ओके, जितनों को लगनी चाहिए थी नंबर ऑफ बेनिफिशरीज हम डिनोमिनेटर में रखेंगे, और जितनों को लगी उसको हम न्यूमरेटर में रखेंगे, और इसको 100 कर देंगे परसेंटेज के लिए, तो ये कवरेज रेट आ जाएगी। अब पूछा ड्रॉप आउट रेट। ड्रॉप आउट रेट होती है पेंटा 1 माइनस पेंटा 3, क्योंकि पेंटा 1 ज़्यादा लोगों को लगेगी, उसके बाद में तो ड्रॉप आउट होगा, किसी भी कारण से माइग्रेशन हो गया हो, या वैक्सीन हेजिटेंसी हो गई हो, या एडवर्स इफेक्ट से कुछ ऐसा मूड बन गया हो कि आगे नहीं लगानी, तो पेंटा 1 माइनस पेंटा 3 हमें परसेंटेज पे चाहिए, तो डिनोमिनेटर में आएगा पेंटा 1, क्योंकि इतने लोगों पे लगनी थी ना, तो पेंटा 1 इंटू 100। सो ब्लॉक ए में पेंटा 1 लगी 650 को, पेंटा 3 520 को, 650 को लगनी चाहिए थी, तो ड्रॉप आउट रेट आ गया 20%। ओके, 650 माइनस 520 डिवाइडेड बाई 650, तो ये 20% ड्रॉप आउट रेट आ गया। इसी ब्लॉक बी में आ जाएगा 360 माइनस 330 डिवाइडेड बाई 360, यह आ गया 8.3%। अब इसका इन्फ्रेंस क्या होगा? एक तो कवरेज रेट ज़्यादा आ रही है पेंटा 1 के लिए, उसकी क्या वजह हो सकती है? या तो सर्विस इस ब्लॉक में बहुत ही बेटर हो, ताकि आसपास के लोग भी, जो इस एरिया के लोग नहीं हैं, दूसरे गांव के लोग हैं, दूसरे कैचमेंट एरिया के लोग हैं, वो भी आ रहे हों। दूसरा हो सकता है कि डेटा में कुछ इनएक्यूरेसी हो, डेटा सही नहीं हो, तो ये हो गया। दूसरा हमको इंटरप्रेट करना है कि ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है, 20% ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है इन ब्लॉक ए, तो उसको कम करने के लिए सेंसिटाइजेशन, एएनएम की स्पेशल ट्रेनिंग, एएनएम का डोर टू डोर कैंपेन, और उनको वापस बुला के लाना, कैंप ऑर्गेनाइज करना, ये सब ज़रूरी है। ओके, सो हम पढ़ रहे थे नंबर ऑफ वैक्सीन्स कैसे निकालते हैं, टारगेट पॉपुलेशन इंटू नंबर ऑफ डोजेज इंटू वेस्टेज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर डिवाइडेड बाई 12। तो टारगेट पॉपुलेशन अभी तक के जितने भी एग्जाम्पल है उसमें हमने एज कंपोजिशन से निकाली। इसका दूसरा तरीका होता है हेड काउंट सर्वे, जो कि एएनएम करती है इन फॉर्म नंबर 6। उसमें एक्चुअल में होता है उनके रजिस्टर में कि कितने लोगों को लगनी है। तो एनुअल टारगेट हेड काउंट सर्वे के बेसिस पे कितना होगा? एएनएम के रजिस्टर में जितनी प्रेग्नेंट वुमेन लिखी हुई हैं मल्टीप्लाइड बाई 2 से, क्योंकि वो 6 मंथ का ही डेटा होता है उसके पास, ठीक है, तो उसको हम मल्टीप्लाई बाई 2 कर देते हैं। इन्फेंट्स के जितने उसके पास नंबर्स हैं उसको एज इट इज लेते हैं। ये एनुअल टारगेट हो गया। अब इसका मंथली टारगेट की लिस्ट के लिए 12 से डिवाइड कर देंगे, और इसमें जो नंबर पॉइंट्स में आएंगे, डेसिमल्स में आएंगे, उसको एज इट एज लेना है, उसको राउंड नंबर्स में नहीं लेना। ओके,
फिर नंबर ऑफ टारगेट पॉपुलेशन आ जाएगी, टारगेट बेनिफिशरीज आ जाएंगे, फिर कैलकुलेशन तो सिमिलर है। अब इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, एक तो नंबर ऑफ बेनिफिशरीज हमें पता चल गई, तो T इंटू डी इंटू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 12 से नंबर ऑफ वैक्सीन हमें कितनी रिक्वायर होंगी, कितनी ऑर्डर करनी है, वो पता चल जाएगा। दूसरा हम इंजेक्शन लोड लगाते हैं, इंजेक्शन लोड निकालते हैं। इंजेक्शन लोड मीन्स आपके पास कितने बेनिफिशरीज हैं, उसके बेसिस पे आपको कितने इंजेक्शन लगेंगे। इसमें जो वैक्सीन ओरल दी जाती हैं, सपोज ओपीवी एंड रोटा, उनको इंक्लूड नहीं करते। तो इंजेक्शन बीसीजी में लगता है, पेंटा में 3 लगेंगे, एफआईपी में 3 लगेंगे, एमआर में 2, पीसीवी में 3, डीपीटी में 2 और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए टीडी में 2 मानकर चलते हैं। तो टोटल इंजेक्शन लोड हो जाएगा 14 पर बेनिफिशरी। ओके। और जहाँ पे जेई लगती है, जिन स्टेट्स में, जिन डिस्ट्रिक्ट्स में, वहाँ पे 16 पर बेनिफिशरी। अभी इंजेक्शन लोड का क्या काम है, ये क्यों कैलकुलेट करते हैं, एक बेनिफिशरी पे इतने आ गए। सपोज 100 बेनिफिशरी हैं तो 1400 आ गए। तो इसका क्या रोल है, इसका रोल हमें ये करने में है कि हम आउटरीच और आरआई सेशन या फैसिलिटी आरआई सेशन कैसे रखेंगे, हर वीक रखें या वीक में 2 बार रखें या महीने में 1 बार रखें, वो इसके नंबर पे डिपेंड करता है। अगर हमारा इंजेक्शन लोड 1 to 25 है तो हमें हर अल्टरनेट मंथ में 1 सेशन रखना है। अगर 26 to 50 है तो हर महीने 1 सेशन रखना है। अगर 51 to 100 है तो 2 सेशंस एवरी मंथ रखने हैं, हर 15 दिन में 1 सेशन रखना है। और हार्ड टू रीच एरियाज हैं जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, तो वहाँ पे इंजेक्शन लोड भी बहुत कम आएगा। वहाँ पे हमें प्लान करना चाहिए कि 1 क्वार्टर में 1 सेशन हो जाए, 1 क्वार्टर में 1 सेशन हो जाए और साल में मिनिमम 4 सेशन हो जाए। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज हुई या जहाँ पे लोड बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे हम डेली सेशन भी कर सकते हैं। और ज़्यादातर मेडिकल कॉलेजेज में या बड़े हॉस्पिटल में डेली सेशन होते हैं। ओके। सो हमने निकाल लिया कि हमें कितनी वैक्सीन की रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पे हम ऑर्डर करेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारी वैक्सीन रिक्वायरमेंट है, ये तो वर्किंग ऑर्डर है, इतना तो हमारे काम में आता रहेगा। इसको हम वर्किंग ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्किंग ऑर्डर। अब कुछ पोर्शन हमें इमरजेंसीज के लिए रखना पड़ता है, कभी कोई इमरजेंसी हो गई, अचानक से कोई डिजीज़ हो गई तो डिमांड बढ़ गई, तो जो इमरजेंसी वाला पोर्शन होता है वो बफर स्टॉक होता है, वो हमें हमेशा रखना है। ये बफर स्टॉक हो गया, ये वर्किंग हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर वैक्सीन ख़त्म हो गई हैं जितनी हमें चाहिए, हम ऑर्डर करेंगे तो लगभग हमें इतना टाइम लग जाता है। तो इस टाइम के लिए भी तो हमारे पास वैक्सीन होनी चाहिए जो हमारा काम निकाल सके, तो उसको हम लीड टाइम स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीड टाइम स्टॉक। तो ये लीड टाइम स्टॉक हो गया, ये लीड टाइम हो गया, इतना टाइम हमें लगता है, लगभग 7 दिन लगते हैं। ये बफर स्टॉक हो गया जो कि इमरजेंसी के काम में आता है, और ये हमारा वर्किंग स्टॉक हो गया जो कि इतना हमारी पॉपुलेशन के बेसिस पे हमें लगेगा। तो मैक्सिमम स्टॉक हम कितना रख सकते हैं, इतना बफर स्टॉक प्लस लीड टाइम स्टॉक प्लस वर्किंग स्टॉक। और मिनिमम कितना होना चाहिए किसी पर्टिकुलर टाइम पे, बफर स्टॉक प्लस लीड टाइम स्टॉक। गॉट इट। सो वर्किंग स्टॉक मैंने बताया था क्या होता है, जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 2 मंथ्स का होना चाहिए, और पीएचसी और यूपीएचसी पे 1 मंथ का होना चाहिए। बफर स्टॉक जो इमरजेंसी के लिए होता है वो 25% होता है, तो पीएचसी पे 7 डेज का होना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट पे 15 दिन का होना चाहिए। लीड टाइम स्टॉक हमेशा 7 दिन का होता है, क्योंकि लीड टाइम हम यूजुअली 7 दिन मानकर चलते हैं। तो 0.25 मंथ का हो गया। और मैक्सिमम स्टॉक मैंने बोला था वर्किंग स्टॉक प्लस बफर स्टॉक प्लस लीड टाइम स्टॉक, तो वो हो गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 2.75 मंथ, पीएचसी पे 1.5 मंथ। मिनिमम स्टॉक होता है बफर स्टॉक प्लस लीड टाइम स्टॉक, 0.75 मंथ होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, 0.5 मंथ होगा पीएचसी पे।
ओके। सो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि हमें कितनी वैक्सीन्स रिक्वायर्ड होती हैं, वो कैलकुलेशन कैसे करते हैं। इसके साथ ही लीड टाइम स्टॉक हमारे पास होना चाहिए, बफर स्टॉक भी हमारे पास होना चाहिए। तो इनके बेसिस पे आता है ROI एंड ROQ। ये दोनों क्या होते हैं ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय।